जय हिंद। तो हम लोग इतिहास शुरू किए थे। इतिहास में हम लोगों ने योग का राष्ट्रवाद का उदय और विकास का शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने आर्थिक उदारवाद तक का हम लोगों ने कंप्लीट किया था। इसमें हम लोग ये आर्थिक उदारवाद में ये देख रहे थे कि लास्ट पॉइंट जो था कि यातायात के साधनों में भी विकास हुआ था आर्थिक उदारवाद में। जब पर जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देखें। उसके बाद जब बात करते हैं आर्थिक उदारवाद के बाद, जब हम बात करें तो ये रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना की गई। किस चीज़ की गई? रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना की गई। लेकिन इसमें 4-5 संधि निकल के आए, 4-5 सी चीज़ें निकल के आए। पहला जो हुआ क्या? पहला जो हुआ वियना कांग्रेस। क्या हुआ? पहला जो मेरा हुआ वो होगा क्या? वियना कांग्रेस। ठीक है, कितनी पॉइंटें पढ़नी है अभी हमको कि पहला क्या हुआ? वियना कांग्रेस। ठीक है, पहला जो हमको पढ़ना है वियना कांग्रेस, रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना में। ठीक है, और दूसरा जो हुआ, दूसरा क्या हुआ? वियना की संधि। वियना की संधि आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, फिर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें कि वियना की संधि। ठीक है, अब तीसरी की बात करें तो वियना की संधि की बात करें, तीसरा था यूरोपीय कंसर्ट। क्या था? यूरोपीय कंसर्ट। तीसरा क्या था? यूरोपीय कंसर्ट। ठीक है, तीसरा था मेरा यूरोपीय कंसर्ट। और चौथा मेरा था मेटरनिक व्यवस्था। चौथा मेरा क्या था? मेटरनिक व्यवस्था। मेटरनिक। ठीक है, देखिए बात, इसका मतलब ये होगा कि रूढ़िवाद की जब पुनर्स्थापना की गई उसमें हमने 4 चीजों पे क्या किया? 4 चीजें आई, जिसमें वियना, पहला जो मेरा था वियना कांग्रेस, दूसरा है कि वियना की संधि, तीसरा यूरोपीय कंसर्ट और चौथा है मेटरनिक व्यवस्था। इन 4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आराम से उस चीजों को पढ़ेंगे, एक एक चीजों को क्या करेंगे? समझेंगे। ठीक है, बात करें तो पहला जो है वियना कांग्रेस। तो देखिए वियना कांग्रेस पहला लेता हूँ, रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना में पहला क्या है? वियना कांग्रेस। पहला जो मेरा पॉइंट है वियना कांग्रेस। पहला क्या है? वियना कांग्रेस। जब इसकी बात करते हैं, यानी कि वियना कांग्रेस की बात करते हैं ना सर भैया, तो वियना कांग्रेस की जब हम बात करें, इस वियना कांग्रेस में तो 1815 ईस्वी में ना वाटर ब्लू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट ने एक निर्णायक रूप से पराजय हुआ था। कब हुआ था? ये पॉइंट को हमेशा याद रखिए कि 1853 में वाटरलू युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट को नियंत्रण रूप से क्या किया गया था? पराजित किया गया था। कितने में? 1853 में, सॉरी 1815 के 1815 में वाटरलू युद्ध में, 1815 में वाटरलू युद्ध में किसको पराजित किया था? नेपोलियन बोनापार्ट को नियंत्रण रूप से पराजित किया गया था। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि कब में किया गया था? 1815 में। कौन सा युद्ध था? वाटरलू युद्ध था। किससे पराजित किया गया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित किया गया था। इसके साथ ही यूरोप में इसके साथ जब ये पराजित होने के बाद, इसके साथ ही यूरोप में एक नई व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसे फ्रांसीसी क्रांति की उपलब्धियां में बदलने का प्रयास किया गया। मतलब कि जब इसे नेपोलियन बोनापार्ट को परास्त करने के बाद, यानी कि उसको पराजित करने के बाद, क्या यूरोप में एक नई व्यवस्था की क्या की गई? स्थापना की गई, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति की उपलब्धियों के बदलने का प्रयास किया गया। इसी वर्ष ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो था ना, बात करें तो इसी वर्ष ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या था? वियना नगर में नेपोलियन को पराजित करने वाले प्रमुख राष्ट्र कौन थे? इसी वर्ष की बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट के
पराजित करने वाले राष्ट्र, जब देखिए नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित करने वाले, इसी वर्ष नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित करने वाले जो प्रमुख राष्ट्र थे, जो कौन कौन थे, ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि में सम्मेलन आयोजित किया गया। कौन कौन थे? रूस, पर्सा, ऑस्ट्रेलिया, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। कौन था? और ब्रिटेन था। और ब्रिटेन, इन सबों के बीच एक सामूहिक एक आयोजित सम्मेलन किया गया। इसे वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन कहा गया है। ठीक है, जो सम्मेलन आयोजित किया गया ना, इसे क्या कहा गया? किसके बीच किया? कौन कौन थे? ऑस्ट्रेलिया को, नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित करने वाले राष्ट्र कौन कौन थे? रूस थे, पर्सा था, ऑस्ट्रेलिया था और ब्रिटेन था। ठीक है, 4 राज्य थे। और इसी वर्ष इसमें एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे क्या कहा गया? वियना सम्मेलन कहा गया। इसी वियना कांग्रेस को वियना सम्मेलन कहा गया। जो वियना कांग्रेस था, इसे वो क्या कहा गया? वियना सम्मेलन कहा गया। इसी वियना कांग्रेस को वियना सम्मेलन कहा गया। ठीक है, इस चीजों को समझ गया। किसे कहा गया? वियना कांग्रेस को ही वियना सम्मेलन कहा जाता है। इस चीजों को समझ गया। अब इसके आगे की बात करें तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जो वियना कांग्रेस सम्मेलन था, कांग्रेस था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसकी? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने की थी। ठीक है, किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने की थी। जब बात करें इसी सम्मेलन में वियना की संधि थी। जो वियना की संधि की बात कर रहे थे, तो वियना की संधि आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। इसी सम्मेलन में ना वियना की संधि की बात हुई थी। इसी सम्मेलन में वियना की संधि हुई थी। ठीक है, सम्मेलन में वियना की संधि हुई थी। वियना की संधि हुई। ठीक, समझ गए इस चीजों को। देखिए वियना कांग्रेस में हमने हर एक पॉइंट को अगर आप तोड़ के पढ़ेंगे ना तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो बात करें आपको इसी सम्मेलन में वियना की क्या हुई थी? संधि हुई थी। ठीक है, इसकी बात करें तो वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में वाटरलू युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट को निरंतर रूप से क्या किया था? पराजित किया गया था। कब किया गया था? 1815 में। युद्ध का नाम क्या था? वाटरलू। ठीक है, और वाटरलू था, पराजित किसे किया गया था? नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित किया गया था। ठीक है, आगे बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित करने वाले राष्ट्र कौन कौन थे? पर्सा थे, रूस था, ऑस्ट्रेलिया था और ब्रिटेन था। ठीक है, इसी वियना कांग्रेस को वियना सम्मेलन भी कहा जाता है। वियना सम्मेलन किसे कहा जाता है? तो वियना कांग्रेस को ही वियना सम्मेलन कहा जाता है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने की थी। इसी सम्मेलन में वियना की संधि हुई थी। क्या हुई थी? इसी सम्मेलन में वियना की संधि भी हुई थी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके आगे चलते हैं। वियना, दूसरा का मेरा था क्या था? वियना की संधि। ठीक है, वियना की संधि के बारे में चर्चा करते हैं।
ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं। वियना की संधि, दूसरा नंबर जो मेरा था क्या था, वियना की संधि। दूसरा मेरा था वियना की संधि। ठीक है, अब वियना की संधि की बात करते हैं तो इस चीज को पहले भी आप पढ़े होंगे, वियना की संधि से बहुत बार क्वेश्चन बने भी है कि इस संधि का जो उद्देश्य था ना, इस संधि का एक ही उद्देश्य था कि नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था को लाए गए परिवर्तन को क्या करना है, समाप्त करना, और पूर्व के नेपोलियन के पूर्व शक्ति संतुलन को बनाए रखना था। ठीक है, इसका उद्देश्य था वियना की संधि की, जब भी बात करें इसके उद्देश्य की तो इसका उद्देश्य था कि इसी नेपोलियन द्वारा बनाए नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राजनीतिक के व्यवस्था को बनाए रखने, जो पहले जो यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था के परिवर्तन थे उसको क्या करना था, समाप्त करना था, और उसकी शक्ति संतुलन को बनाए रखना था। ठीक है, तो इस संधि का जो उद्देश्य था कि इस संधि का जो आपका उद्देश्य की बात करें तो वियना की संधि का जो उद्देश्य की बात करें तो नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राजनीतिक नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राजनीतिक नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था को लाए गए परिवर्तन को समाप्त करना, यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था को लाए गए परिवर्तन को समाप्त करना तथा नेपोलियन द्वारा शक्ति संतुलन को बनाए रखना था। नेपोलियन द्वारा क्या करना है, नेपोलियन के पूर्व के नेपोलियन तथा नेपोलियन के पूर्व के शक्ति संतुलन बनाए रखना था। क्या था इसका उद्देश्य, नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था को क्या करना था, समाप्त करना था, लेकिन इसके साथ नेपोलियन द्वारा जो पूर्व में उसकी शक्ति संतुलन था उसका क्या करना था, बनाए रखना था। वियना कांग्रेस का उद्देश्य, अगला जो मेरा पॉइंट ये है कि वियना कांग्रेस का उद्देश्य फ्रांस की क्रांति द्वारा प्रदत्त गणतंत्र एवं प्रजातंत्र की भावनाओं का विरोध करना तथा पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना भी था। ठीक है, इसका एक और उद्देश्य था, क्या था कि वियना कांग्रेस का एक और उद्देश्य था कि फ्रांस की क्रांति द्वारा प्रदत्त गणतंत्र एवं प्रजातंत्र, क्या था, गणतंत्र और प्रजातंत्र की भावनाओं का विरोध करना तथा पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना था। यानी कि फ्रांस की क्रांति द्वारा, यहाँ पर दूसरा उद्देश्य था इसका कि फ्रांस की क्रांति द्वारा बनाए गए, फ्रांस की क्रांति द्वारा प्रदत्त गणतंत्र एवं प्रजातंत्र, गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोध करना, प्रजातंत्र की भावनाओं का विरोध करना, भावना का विरोध करना तथा
गणतंत्र और प्रजातंत्र की भावनाओं का विरोध करना तथा पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना था। क्या था? पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना था। ठीक है, इसके दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य यह था कि नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था को लाए गए परिवर्तन को समाप्त करना, लेकिन नेपोलियन द्वारा जो शक्ति संतुलन था उसको बनाए रखना था। ठीक है, दूसरा उद्देश्य था कि फ्रांस द्वारा प्रदत्त गणतंत्र एवं प्रजातंत्र की भावनाओं का विरोध करना तथा पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना भी था। ठीक है, दो उद्देश्य थे। देखिए, तीसरा पॉइंट इसका मेरा आता है कि वियना कांग्रेस से नेपोलियन युग का अंत एवं मेटरनिक युग का आरंभ हुआ। क्या हुआ? वियना कांग्रेस से नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग का आरंभ हुआ। तीसरा मेरा पॉइंट था कि वियना कांग्रेस से नेपोलियन युग का अंत हुआ तथा मेटरनिक युग का आरंभ हुआ। ठीक है, इस चीज को समझ गए। यानी कि जो वियना कांग्रेस था उससे पहले वियना कांग्रेस से एक ही चीज हुआ कि जो नेपोलियन युग था उसका क्या किया गया? अंत किया गया। और इसी वियना कांग्रेस से आपको मेटरनिक युग का आरंभ किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस से नेपोलियन का युग का अंत किस चीज से हुआ, तो आपको बता सकते हैं कि वियना कांग्रेस से नेपोलियन युग का अंत हुआ और आरंभ किसका हुआ? तो मेटरनिक युग का आरंभ हुआ। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसके आगे की बात करें तो वियना संधि के बाद, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद की चर्चा करते हैं कि आगे क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे की बात करते हैं। देखिए, वियना संधि में ना एक चीज हुआ, जो मानचित्र में जो था ना उसमें बहुत सारे फेरबदल किए गए। ठीक है, पहले जो था वो अलग था, और जो वियना कांग्रेस और वियना की संधि में जो हुआ उसमें क्या किया कि मानचित्र में ना बहुत सारे फेरबदल किए गए। बात करें फेरबदल की, तो वियना के संधि के बाद मानचित्र में फेरबदल, यहाँ पर एक पॉइंट देके लिख लो, रेड से लिखते हैं। ठीक है, कि वियना के संधि के बाद मानचित्र में फेरबदल। ठीक है, इसमें क्या हुआ ना, मानचित्र में बहुत सारे फेरबदल किए गए। उस पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, अब उस पॉइंट की बात करें तो जो पहला पॉइंट मेरा था, जो पहला फेरबदल हुआ था मानचित्र में, क्योंकि पहले का जो मानचित्र था सो अलग था, इस वाले मानचित्र जो था वो अलग था। पहले की बात करते हैं, इसमें पहला जो फेरबदल किया गया कि पराजित फ्रांस को नेपोलियन द्वारा विजित क्षेत्रों में वापस लौटाने को कहा गया। जो पराजित फ्रांस थे ना, फ्रांस के जो
सारे टुकड़े थे, उसको जो पराजित हो गए थे उसको क्या किया गया, नेपोलियन द्वारा विजित क्षेत्रों में वापस लौटाने को कहा गया। पहला पॉइंट लीजिएगा कि पराजित फ्रांस को नेपोलियन द्वारा विजित क्षेत्रों में वापस लौटाने को कहा गया। ठीक है, जो पराजित था उसे क्या कहा गया कि लौटाने, पराजित क्षेत्र को फ्रांस को, जो फ्रांस के पराजित क्षेत्र है उसको विजित क्षेत्रों में क्या किया गया, लौटाने का, वापस करने का किया गया। दूसरी बात करते हैं, इसका दूसरा जो फेरबदल हुआ था इस मानचित्र में कि परसा को उसकी पश्चिमी सीमा में एक अनेक नए और महत्वपूर्ण क्षेत्र दिए गए। परसा जो था उसमें उसकी पश्चिमी सीमा में परसा के पश्चिमी सीमा में क्या किया गया, तो उसकी पश्चिमी सीमा में अनेक नए और महत्वपूर्ण क्षेत्र दिए गए। सीमा में नए और महत्वपूर्ण क्षेत्र दिए गए। ठीक है, नए और महत्वपूर्ण क्षेत्र दिए गए किसे, परसा को। ठीक है, तीसरा जो हुआ था, इसके तीसरे फेरबदल की बात करें तो तीसरा वो देखिए, मेरा एक ही कहना है कि मैं एक एक पॉइंट को और एक एक चीज को बताते चलूंगा, बहुत ही डीपली और बहुत ही जीरो लेवल से बताते चलूंगा। तो मैं इस चीजों को इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं से आपका क्वेश्चन बने तो आपको छूटे ना। ठीक है, हर क्वेश्चनों का जवाब आना चाहिए, इसीलिए हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट करके इस चीजों को बता रहा हूँ। ठीक है, दो चीज देखें, तीसरा इसका जो फेरबदल हुआ मानचित्र में, तो इसमें इटली पर प्रभाव बनाए रखने के लिए मेटरनिक ने उसे लघु राज्य में विभक्त कर दिया गया। क्या किया, इटली पहले लघु राज्य नहीं था, बहुत बड़ा राज्य नहीं था, उसे क्या किया गया, इटली पर प्रभाव बनाने के लिए इटली पर प्रभाव बनाए रखने के लिए मेटरनिक ने, इटली पर प्रभाव बनाने के लिए मेटरनिक ने क्या किया, मेटरनिक ने उसे लघु राज्यों में विभक्त कर दिया है। मेटरनिक ने विभक्त कर दिया। ठीक है, इसके चौथे पॉइंट की बात करते हैं। इटली पर प्रभाव बनाने के लिए मेटरनिक ने क्या किया, उसे लघु राज्यों में क्या कर दिया, विभक्त कर दिया। इसके चौथे की बात करें तो रूस को पोलैंड का एक भाग दिया गया। पहले क्या था, रूस जो था वो पोलैंड का भाग नहीं था, उसमें क्या किया गया, वियना की संधि में रूस को पोलैंड का एक भाग दिया गया। रूस को पोलैंड का भाग दिया गया। ठीक है, क्या किया गया, रूस को पोलैंड का भाग दिया गया। अब बात करें पांचवें पॉइंट का, तो वियना कांग्रेस में ब्रिटेन को माल्टा, हेलीगोलैंड, आर्मेनिया द्वीप समूह तथा केप ऑफ गुड पर नियंत्रण मिला। किसको, वियना कांग्रेस को, वियना कांग्रेस में ब्रिटेन को किस पे नियंत्रण मिला, वियना कांग्रेस में ब्रिटेन को, वियना कांग्रेस में ब्रिटेन को माल्टा, हेलीगोलैंड, किस पे नियंत्रण मिला, माल्टा, हेलीगोलैंड
अर्मेनिया द्वीप समूह तथा अर्मेनियन द्वीप समूह, अर्मेनिया नहीं है, अर्मेनियन द्वीप समूह तथा केप ऑफ गुड पर नियंत्रण दिया गया। किस पे दिया गया? केप ऑफ गुड पे नियंत्रण दिया गया। इस समझ गए। अब छठे पॉइंट की बात करते हैं। तो छठा जो मेरा था कि नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। जो नेपोलियन द्वारा 39 राज्य को जर्मन महासंघ बनाया गया था उसको क्या नहीं किया गया? उसको भंग नहीं किया गया। अगले पॉइंट की बात करें तो नेपोलियन द्वारा स्थापित 39, छठा पॉइंट की बात करते हैं कि नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया? नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। ठीक है। इसके 7वें पॉइंट की बात करें तो फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंश की स्थापित की गई। फ्रांस और स्पेन में क्या किया गया? बुर्बो राजवंश की स्थापित की गई। 7वां पॉइंट की बात करें तो फ्रांस और रूस में बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई। ठीक है। इन सातों को मानचित्र में फेरबदल किया गया। वियना की संधि यानी वियना के कांग्रेस में किस किस को बदला गया? पहला था कि पराजित फ्रांस को नेपोलियन द्वारा विजित क्षेत्रों में वापस लौटाने को कहा गया कि फ्रांस के जो कुछ क्षेत्र थे जो पराजित होकर अलग थे तो उसको क्या किया गया कि पराजित नेपोलियन द्वारा जो विजित क्षेत्रों में वापस लौटाने को कहा गया। ठीक है। दूसरा था कि पर्सा के पश्चिमी सीमा में नए और महत्वपूर्ण क्षेत्र दिए गए। पर्सा को किस सीमा में? पश्चिमी सीमा में नए और कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दिया गया। तीसरी की बात करें तो इटली पर प्रभाव बनाए रखने के लिए मेटरनिक ने उसे लघु राज्यों में विभक्त कर दिया गया। यानी कि इटली पर नियंत्रण बनाने के लिए यानी अपना प्रभाव बनाने के लिए उसे क्या किया गया? लघु राज्यों में विभक्त कर दिया गया। ठीक है। उसके आगे की बात करें तो रूस को पोलैंड का भाग दिया गया। किसे दिया गया? रूस को जो पहले था पोलैंड का भाग नहीं था उसे रूस और पोलैंड का भाग दिया गया। ठीक है। उसकी आगे की बात करें तो वियना कांग्रेस में ब्रिटेन को माल्टा, हेलीगोलैंड, अर्मेनियन द्वीप समूह तथा केप ऑफ गुड पर नियंत्रण दिया गया। किसे दिया गया? वियना के ब्रिटेन को। ठीक है। आगे बात करें नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों को जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया। यानी कि नेपोलियन ने पहले जिसे 39 राज्यों को स्थापित किया गया उसको क्या नहीं किया गया? भंग नहीं किया गया। ठीक है। आगे बात करें तो फ्रांस और रूस में बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई। समझ गया इस चीजों को? तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं वियना की संधि। इसमें एक 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को और नोट कर लेते हैं। वियना की संधि आपको यहीं पे खत्म होता है। इसके में एक 2 पॉइंट और है, इसको नोट डाउन करते हैं। उसके बाद यूरोपियन कंसर्ट पे चलते हैं।
ठीक है। इसमें एक 2 पॉइंट क्या है कि इटली में फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी पे बैठाया गया। अगला इसमें एक पॉइंट नोट कीजिए कि फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी पे बैठाया गया। ठीक है। और इसके आगे की बात करें तो एक और पॉइंट है कि इटली में ऑस्ट्रेलिया राज्य परिवारों की सत्ता दी गई, कि सत्ता सौंप दी गई। कहाँ पे? इटली में ऑस्ट्रेलियाई राज परिवारों की, इटली में ऑस्ट्रेलियाई राज परिवारों की को सत्ता दी है। ठीक है। इस चीजों को समझिए। 2 पॉइंट था, 2 पॉइंट आपने नोट कर लीजिए। इसके आगे चलते हैं यूरोपियन कंसर्ट पे। यूरोपियन कंसर्ट, इसे देखिए आगे क्या है मेरा, यूरोपियन कंसर्ट, जो कहना था मेरा तीसरा पॉइंट था, यूरोपियन कंसर्ट। क्या था? यूरोपीय कंसर्ट। क्या था? यूरोपीय कंसर्ट। ठीक है। यूरोपीय कंसर्ट की बात करें तो यूरोपीय कंसर्ट में जो मेरा पहला पॉइंट निकल के आता है, पहला पॉइंट ये निकल के आता है कि वियना कांग्रेस ने यूरोपीय कंसर्ट की स्थापना की। यूरोपीय कंसर्ट की किसने स्थापना की? तो वियना कांग्रेस ने, यानी कि वियना कांग्रेस ने यूरोपीय कंसर्ट की स्थापना की। ठीक है। इसको हमेशा याद रखिएगा कि यूरोपीय कंसर्ट की स्थापना किसने की? तो वियना कांग्रेस ने यूरोपीय कंसर्ट की स्थापना की। समझ गए चीजों की। इसके आगे की बात करें तो वियना कांग्रेस में 2 प्रस्ताव पारित हुए थे। इसमें कितने प्रस्ताव पारित हुए थे? 2 प्रस्ताव पारित हुए थे। ठीक है। ये वियना पीरियड से लिखते हैं। ठीक है। वियना कांग्रेस में दो प्रस्ताव है ना, प्रस्ताव पारित किए थे। ठीक है। 2 प्रस्ताव क्या किए थे? पारित किए थे। पहला जो मेरा प्रस्ताव था, पहला प्रस्ताव मेरा क्या था? बात करें पहले प्रस्ताव का तो पहला प्रस्ताव मेरा था कि रूस के जार अलेक्जेंडर में पवित्र संघ की योजना बनाई। किसकी योजना बनाई? रूस के जार अलेक्जेंडर ने। किसने? तो रूस के जार अलेक्जेंडर ने कौन सी संघ की स्थापना बनाई? योजना बनाई पवित्र संघ की। पवित्र संघ की स्थापना किसने बनाई? तो रूस के जार अलेक्जेंडर ने। ये 2 प्रस्ताव पारित हुए थे। एक था क्या कि पवित्र संघ किसने बनाई थी, योजना बनाई थी? तो रूस के जार अलेक्जेंडर ने पवित्र संघ की योजना बनाई थी। लेकिन पवित्र संघ का उद्देश्य क्या था? और इसकी उद्देश्य की बात करते हैं क्योंकि जब योजना बना होगा तो कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई उद्देश्य होगा। और उसका उद्देश्य क्या था पवित्र संघ की उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या था? जब पवित्र संघ की हम उद्देश्य की बात करते हैं, जार का मानना था कि यूरोपीय के सभी राजा एक भाई तुल्य है। यानी कहने का मतलब है कि जब भी कोई संकट हो या कुछ हो, यूरोप में जितने राजा है वो एक साथ खड़ा हो और एक साथ
युद्ध लड़े या लड़ाई लड़े, ठीक है। इसका मानना यह था, इसका उद्देश्य था कि जार का मानना था कि यूरोप के सभी राजा भाई तुल्य है। क्या है इसका उद्देश्य था? जार का मानना था कि यूरोप के सभी राजा भाई तुल्य है, ठीक है। यानी कि ये पवित्र संघ की योजना किसने बनाई थी? तो रूस के जार अलेक्जेंडर ने बनाई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि जार का मानना था कि यूरोप के सभी राजा भाई तुल्य, यानी ये कहने का इसका मतलब था कि जब भी कोई संकट है या कोई युद्ध लड़ा जाए तो यूरोप के सभी राजा एक साथ खड़ा हो और एक साथ युद्ध लड़े, ठीक है। इस चीजों को समझ गए। और दूसरा जो मेरा प्रस्ताव आया था कि ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने किसने किया था? दूसरा जो प्रस्ताव था चतुराष्ट्र योजना, ठीक है। इसको किसने बनाया था? चतुराष्ट्र योजना की बात करें तो इसको किसने किया बनाया था? तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने। किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने, ठीक है। चतुराष्ट्र योजना ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने। अब इसका उद्देश्य क्या था? पवित्र संघ का उद्देश्य तो हमने समझ गया, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? तो मेटरनिक का उद्देश्य था कि ऑस्ट्रेलिया, प्रसा, ब्रिटेन और रूस ने एक चतुराष्ट्र मैत्री की स्थापित की है। यानी कि कहने का मतलब चतु मतलब क्या होता है? चार राष्ट्रों मिलकर इसने क्या किया था? इनका मानना था कि इसका ऑस्ट्रेलिया, प्रसा, ब्रिटेन और रूस ने चतुराष्ट्र मैत्री स्थापित किया है। यानी कि ये चार राज्यों में मित्रता को स्थापित किया गया है। इनका उद्देश्य था कि ऑस्ट्रेलिया की कौन था? चार राज्य, ऑस्ट्रेलिया, प्रसा, ब्रिटेन तथा रूस। ऑस्ट्रेलिया, प्रसा, ब्रिटेन तथा रूस ने चतुराष्ट्र मैत्री स्थापित की है, ठीक है। इस चीजों को समझ गए। यानी कि कहने का मतलब था कि रूढ़िवाद में हम लोगों ने 3 चीजों को पढ़ा। आज किस किस चीजों को पढ़ा? पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने रूढ़िवाद पुनर्स्थापना में हम लोगों ने ये पढ़ा कि एक पढ़ा वियना के कांग्रेस, एक पढ़ा वियना की संधि, और तीसरा पढ़ा हम लोगों ने यूरोपीय कंसर्ट, ठीक है। तो एक बच गया है मेरा मेटरनिक व्यवस्था, जिसको कल हम कंप्लीट करेंगे। उसको रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना के इसको खत्म करेंगे। रूढ़िवाद इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? यूरोपियन कंसर्ट में वियना कांग्रेस ने कंसर्ट की, यूरोपियन कंसर्ट की क्या की? स्थापना की। इसमें 2 प्रस्ताव पारित किए, एक पवित्र संघ की प्रस्ताव पारित किए थे। पवित्र संघ में रूस के जार अलेक्जेंडर ने, कौन था? रूस के जार अलेक्जेंडर ने योजना बनाई थी, ठीक है। जार का मानना था कि यूरोप के सभी राजा भाई तुल्य हैं, ठीक है। उसके बाद एक प्रस्ताव और चतुराष्ट्र योजना, जिसमें किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि ऑस्ट्रेलिया, प्रसा, ब्रिटेन तथा रूस के चतुराष्ट्र मैत्री स्थापित की है, ठीक है। इन 4 राज्यों ने क्या की? मित्रता स्थापित की है, ठीक है। इस चीजों को समझ गए थे, तो कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए आपका इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।